सोचो, अगर आपको एक बर्फीले कमरे में खड़ा कर दिया जाए, आपके हाथ पैर ठंड से सुन्न होने लगें, फिर कोई आपके हाथ पर बार बार पानी डालता रहे। धीरे धीरे आपके हाथ सख्त होने लगते हैं, इतने सख्त कि वो लकड़ी जैसे महसूस हों। और फिर वैज्ञानिक उसे छूकर चेक करते हैं, नोट करते हैं कि इंसान कितनी देर में फ्रीज़ होता है। ना कोई इलाज, ना कोई मदद, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। इंसानों पर इस तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट हुए थे यूनिट 731 में। साल 1935, जगह चीन का मंचूरिया इलाका। यहाँ एक ऐसी जगह थी जिसे दुनिया का एक वाटर प्योरिफिकेशन सेंटर के नाम से जानती थी। लेकिन उस कंक्रीट की दीवारों के पीछे जो भी हो रहा था, उसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। यहाँ इंसान नहीं, उन्हें नाम दिया गया था मारुता, यानी लकड़ी का लठ। आज हम बात करेंगे यूनिट 731 की। यह कहानी है उस दौर की जब विज्ञान ने नैतिकता का गला घोट दिया था। इस पूरी कहानी का केंद्र एक व्यक्ति था, शिरो इशी। इशी कोई आम अपराधी नहीं था, वह एक टैलेंटेड माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। वह एक ऐसा डॉक्टर था जो बीमारियां ठीक करने के बजाय बीमारियों को हथियार बनाने का सपना देखता था। उसका मानना था कि गोलियां और बम तो महंगे होते हैं, लेकिन अगर हम प्लेग, हैजा और एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों को दुश्मन के बीच फैला दें तो पूरा का पूरा देश बिना एक गोली चलाए ख़त्म किया जा सकता है। इसी सोच ने जन्म दिया यूनिट 731 को। यूनिट 731 के अंदर जो लोग लाए जाते थे, उनमें ज़्यादातर चीनी नागरिक, रूसी सैनिक और कुछ मासूम बच्चे भी थे। जैसे ही कोई इस जेल के अंदर कदम रखता, उसकी पहचान ख़त्म हो जाती थी। उन्हें नाम नहीं, नंबर दिए जाते थे। यहाँ के जापानी डॉक्टर आपस में बात करते हुए कहते थे, आज कितने मारुता इस्तेमाल हुए, मतलब आज कितने लट्ठे इस्तेमाल हुए। सोचिए उन लोगों की मानसिक स्थिति क्या रही होगी जिन्हें यह एहसास दिला दिया गया था कि वे अब जीवित प्राणी नहीं बल्कि प्रॉपर्टी हैं। इकाई 731 के अंदर जो प्रयोग हुए, उनका मकसद था मानव शरीर की सहनशक्ति को नापना। कड़ाके की ठंड में लोगों को बाहर खड़ा किया जाता ताकि यह देखा जा सके कि शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे पहले जमता है। फिर उन अंगों पर गर्म पानी डालकर इलाज खोजने की कोशिश की जाती, जो अक्सर मौत पर जाकर ख़त्म होती। उन्हें वैक्यूम चैम्बर्स में रखा जाता। वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे कि ऊंचाई पर जाने पर या हवा का दबाव ख़त्म होने पर मानव शरीर के फेफड़े और नसें कितनी देर में जवाब देती हैं। उन्हें जानबूझकर संक्रमित खाना और पानी दिया जाता। वैज्ञानिक हर घंटे उनके शरीर में होने वाले बदलावों को नोट करते। वे जानना चाहते थे कि एक वायरस कितनी जल्दी एक स्वस्थ इंसान को ख़त्म कर सकता है। यूनिट 731 का खौफ सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं था। उन्होंने चीनी शहरों पर मिट्टी के विशेष बम गिराए। इन बमों में बारूद नहीं बल्कि प्लेग से संक्रमित पिस्सू और अनाज भरा होता था। जब ये बम गिरते तो अनाज के लालच में चूहे बाहर आते, पिस्सू उन चूहों पर जाते और देखते ही देखते पूरे शहर में महामारी फैल जाती थी। यह इतिहास का सबसे भयानक जैविक युद्ध था, जिसके कारण लाखों निर्दोष लोग मारे गए। अगस्त 1945 में जापान सरेंडर कर चुका था, लेकिन यूनिट 731 के अंदर एक अलग ही भगदड़ मची थी। शिरो इशी को पता था कि अगर रूसी सेना ने उन्हें पकड़ लिया तो उन्हें मौत की सज़ा मिलेगी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सब कुछ राख कर दो, गवाहों को मार डालो और सबूतों को ज़मीन में दफन कर दो। इमारतें ढहा दी गईं, दस्तावेज जला दिए गए और इशी अपने वैज्ञानिकों के साथ चुपचाप जापान भाग निकला। उसे लगा कि उसने इतिहास के सबसे बड़े जुल्म को एक गहरी कब्र में दफन कर दिया है। लेकिन सच की एक अजीब फितरत होती है, वह किसी न किसी दरार से बाहर आ ही जाता है। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इशी के पीछे पहुंची, लेकिन वे उसे गिरफ्तार करने नहीं बल्कि एक डील करने आई थी। जापान के एक गुप्त कोने में इशी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई। अमेरिका ने कहा, हमें पता है तुमने क्या किया है, लेकिन हमें तुम्हारी जान नहीं बल्कि तुम्हारा वो डेटा चाहिए जो तुमने उन हजारों लोगों को मारकर इकट्ठा किया है। इशी ने शर्त रखी, मुझे और मेरे वैज्ञानिकों को पूरी सुरक्षा और आज़ादी दी जाए।
इतिहास का सबसे शर्मनाक सौदा पक्का हो गया। हजारों चीखों की कीमत पर उन हत्यारों को क्लीन चिट मिल गई। दुनिया को बताया गया कि यूनिट 731 जैसा कुछ भी नहीं था। दशकों बीत गए, इशी मर चुका था और उसके साथी वैज्ञानिक जापान के बड़े बड़े अस्पतालों और कंपनियों के मालिक बन चुके थे। लेकिन 1981 में एक जापानी पत्रकार और लेखक सेइची मोरीमुरा ने एक पुरानी फाइल का सिरा पकड़ लिया। मोरीमुरा ने उन पूर्व सैनिकों और डॉक्टरों को ढूंढना शुरू किया जो यूनिट 731 में तैनात थे। अब वे बूढ़े हो चुके थे, मौत के करीब पहुँचे। उन लोगों के सीने में राज का बोझ इतना भारी हो गया था कि वे बोलना चाहते थे। एक पूर्व गार्ड ने कैमरे के सामने रोते हुए कहा, हमें रात को उन बेगुनाहों की चीखें सुनाई देती हैं। हमने अपनी आंखों से उन्हें खत्म होते हुए देखा था। जब मोरीमुरा की किताब द डेविल्स ग्लूटोनी बाजार में आई तो जापान की सड़कों पर सन्नाटा छा गया। पहली बार जापानी जनता को पता चला कि उनके सम्मानित डॉक्टर असल में क्या कर चुके थे। उसी समय अमेरिका में भी कुछ क्लासिफाइड फाइलें लीक हुईं जिन्होंने उस गुप्त समझौते की पुष्टि कर दी। तो इस तरह से बाहर आया वो सच जिसे सरकारों ने मिटाने की कसम खाई थी। किसी जासूस ने नहीं, बल्कि बूढ़े होते सैनिकों के पछतावे और एक लेखक की जिद ने दुनिया को बताया कि पिंग फेक की उन दीवारों के पीछे क्या हुआ था। आज भी जब हवा उन खंडरों से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे वो चीखें आज भी वहाँ दफन हैं, जो हमें आगाह करती हैं कि अंधेरे में किया गया अपराध भी एक दिन उजाले में ज़रूर आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू।